हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल प्रोफेसर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, शाओ शिनचैंग जो कि शुयांग को देख रहा था। शुयांग जो कि उनका नया प्रोफेसर था, जिसे देखकर शाओ शिनचैंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुकी थी, क्योंकि शुयांग लिटरली बहुत ज़्यादा हैंडसम था। और वहीं उसकी ये हालत देखकर वांग जी बस अपने आंखें घुमा रहा था। हालांकि उसे पता था कि ऐसा होता है, क्योंकि विंग को देखकर भी उसकी फर्स्ट कंडीशन यही थी, क्योंकि जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम देखा था तो वांग जी की यही हालत हुई थी। लेकिन जब उसने विंग का वो डेविल रूप देखा, विंग का दबदबा देखा, उसकी वो कोल्ड वॉइस सुनी, वांग जी ने अपने दिल को वहीं रोक लिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो हो वो आपके पास दौड़ कर आता है। वही हमारे वांग जी के साथ हुआ। उसने जिसे पहली बार देखकर उसका दिल धड़का, आज वो उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका है, उसका हस्बैंड। और वांग जी उससे लिटरली बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। वांग जी जो कि शाओ शिनचैंग की हालत देख रहा था, उसने बस गहरी सांस ली। वो शाओ शिनचैंग के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, यार प्लीज़ अब इस तरीके से रिएक्ट करना बंद कर। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है अगर तुझे मौका मिला ना तो पक्का जाकर इनसे चिपक जाएगा। ये सुनकर शाओ शिनचैंग वांग जी की तरफ देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, यार क्या करूँ, पहली बार मैंने इतना हैंडसम बंदा देखा है। अगर ये मेरा प्रोफेसर नहीं होता ना, कोई स्टूडेंट होता या फिर कोई भी होता, तो मैं पक्का इसे प्रपोज कर देता। और ये बोलकर वो शुयांग की तरफ देखने लगता है। वहीं शुयांग की नज़र भी शाओ शिनचैंग पर गई थी, लेकिन उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। शुयांग फिर अपनी क्लास ख़त्म करके अपने कैबिन में चला जाता है। वांग जी भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती करता है, बातें करता है। उसके पास विंग का फ़ोन आता है, जो कि ऑफिस में अपने काम में लगा हुआ था। विंग से बात करते करते वांग जी कैंटीन एरिया में जाता है, आराम से अपना खाना वगैरह खाता है। फिर उसके बाद वो लोग अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। विंग भी अपने काम में बिजी था। विंग जो कि एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स थे वो विंग से बात कर रहे थे, जहाँ एक प्रोजेक्ट के चक्कर में विंग की उनके साथ बहस हो जाती है। विंग उनसे बहस कर ही रहा था, तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है। विंग जैसे ही उसे देखता है, विंग का पारा हाई हो जाता है। उसके सामने हुआलिन खड़ा था, जो कि और कोई नहीं, विंग की मदर का ब्रदर है। और ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो हुआशिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि हुआशिंग ने ही उसकी मदर को मारने की कोशिश की थी, और हुआशिंग उनका सबसे बड़ा राइवल है। हुआशिंग वहाँ आता है और उस प्रोजेक्ट को देखकर कहता है, मिस्टर वी। जो सुनते ही विंग हुआशिंग की तरफ देखकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी। जो सुनकर हुआशिंग हल्की सी स्माइल करके कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा नेफ्यू इस तरीके से बिहेव करेगा। ये सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जो सुनकर हुआशिंग कहता है, ओ रियली, तुम भूल रहे हो, तुम्हारी मदर मेरी सिस्टर है, तो तुम्हें क्या लगता है हमारा कोई रिश्ता नहीं है? विंग, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम रिलेटिव हैं। ये सुनकर विंग गुस्से से हुआशिंग की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो अपने एंगर को थोड़ा कम करता है। हुआशिंग उस प्रोजेक्ट को देखकर कहता है, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मेरी ही कंपनी तुम्हारे साथ काम करने वाली है। जो सुनकर विंग कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो दूसरी कंपनी के साथ ये प्रोजेक्ट साइन किया है। ये सुनकर हुआशिंग बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि जिस कंपनी के साथ तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस कंपनी को मैंने टेक ओवर कर लिया है, और अब उस कंपनी का नया चेयरमैन मैं हूँ। इसलिए अब वो कंपनी, उसके सारे प्रोजेक्ट्स, यहाँ तक कि सारे एम्प्लॉयज़ सब मेरे लिए काम करते हैं, और अब इस प्रोजेक्ट को हम हैंडल करेंगे। और वैसे मुझे मज़ा आएगा अपने नेफ्यू के साथ काम करने में। और ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग के शोल्डर्स को जैसे ही थपथपाने वाला होता है, विंग हट जाता है, और हुआशिंग ये देखकर हल्का सा हंसकर कहता है, ओह माय गॉड, सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल अपनी अल्फा मदर वाला एटीट्यूड है, आई लाइक इट। लेकिन
क्या करूं? उसने मुझसे मेरी बहन को छीना, अब मैं उससे उसका सब कुछ छीनूंगा। उसने वो नहीं होने दिया जो मैं चाहता था। ये सुनकर विंग कहता है, अपनी ज़बान संभाल कर, जो बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दो। ये सुनकर वाशिंग कहता है, विंग तुम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी सारी पेमेंट सब कुछ हो चुका है, और अगर तुमने प्रोजेक्ट कैंसिल किया तो तुम्हें इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि दुगना अमाउंट है। ये सुनकर विंग कहता है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर शेयर होल्डर्स कहते हैं, मिस्टर वी आप ये नहीं कर सकते, हम आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। ये सुनकर वाशिंग हंसते हुए कहता है, विंग देखो ना, तुम बिना इनकी परमिशन के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी नहीं कर सकते। और ये बोलकर वो विंग को देखने लगता है। विंग जो कि कसकर अपनी मुट्ठियाँ बंद करता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इस बंदे का मुंह तोड़ना चाहता था। वाशिंग ये देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, काम करने में मज़ा आएगा साथ में। और फिर वो जाते हुए विंग के कान में धीरे से कहता है, अपनी मदर का ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम कार टकराएगी नहीं, बल्कि मैं उनकी कार में बॉम्ब लगा दूंगा। और हाँ, एक और बात, अपने इस एंगर को कंट्रोल में रखो। वैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक लिटिल हस्बैंड भी है, क्या हो अगर वो रास्ते से किडनैप हो जाए तो? ये सुनकर विंग गुस्से से कहता है, हिम्मत भी मत करना मेरी फैमिली को छूने के बारे में, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये सुनकर वाशिंग हंसते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रखो बच्चा, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जानते हो ना मैं कितना क्रेजी हूँ। ये सुनकर विंग गुस्से से वाशिंग की तरफ देखता है। वाशिंग वहाँ से चला जाता है। वाशिंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर हॉलिन खड़ी थी। हॉलिन को देखते ही वाशिंग के चेहरे पर एक डबल स्माइल आते हुए कहता है, हेलो सिस्टर, बहुत टाइम हो गए मिले। ये सुनकर हॉलिन उसे एक नज़र देखकर तिरछी स्माइल के साथ कहती है, ओह वाशिंग, बहुत टाइम बाद मिले हो ब्रदर, ओह सॉरी स्टेप ब्रदर। और ये सुनकर वाशिंग की स्माइल फीकी पड़ जाती है। ये देखकर हॉलिन कहते हैं, वैसे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, इसी बात की जलन है ना तुम्हें? ये सुनकर वाशिंग कहते हैं, हॉलिन ज़बान संभाल कर, भाई है तुम्हारा। ये सुनकर हॉलिन उसे गुस्से से घोर कर कहती है, तुम भी अपनी ज़बान संभाल कर रखो, मेरे बेटे से बात कर रहे हो, अगर ज़्यादा लिमिट क्रॉस की ना तो तुम्हें उड़ाने में मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से आगे जाने लगती। तभी वाशिंग कहता है, किस चीज़ का घमंड है तुम्हें? वहीं सुनकर वाशिंग गुस्से से हॉलिन की तरफ देख रहा था। हॉलिन वहाँ से निकल जाती है और वो सीधा विंग के पास आती है। ये चीज़ वाशिंग देख रहा था, वो हॉलिन की तरफ देखता है। हॉलिन उसे पूरी तरीके से इग्नोर करती है। वहीं विंग अपनी मदर को देखकर कहता है, मदर आप यहाँ। ये सुनकर हॉलिन विंग के शोल्डर्स को टैप करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगी। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं मदर, मैं देख लूँगा। जो सुनकर हॉलिन कहते हैं, मुझे पता है तुमने बहुत प्रेशर ले रखा है, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। और ये बोलकर वो विंग को एक प्यारी सी स्माइल देती है। वहीं बाकी शेयर होल्डर जैसे ही हॉलिन को देखते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। हॉलिन जैसे ही उन शेयर होल्डर को देखती है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो उन्हें घूरते हुए कहती है, आखिर तुम बुड्ढों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऊंची आवाज़ में बात करने की? भूलो मत, भले ही मैंने बिजनेस छोड़ा है, लेकिन मेरा आज भी वही रोब है, वही दबदबा है। ये सुनकर वो शेयर होल्डर्स अपने सर को झुकाकर कहते हैं, मिस आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस न्यू चेयरमैन को, न्यू सीईओ को सब कुछ समझा रहे थे। ये सुनकर हॉलिन कहते, और रियली तुम मेरे बेटे को समझा रहे हो? किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है ये कौन है? ये सुनकर वो शेयर होल्डर कहते हैं, जी हमें पता है, हमसे गलती होगी। ये सुनकर हॉलिन हल्की सी स्माइल करती है, जो कि बिल्कुल क्रेजीली थी। वो उन्हें देखकर उनके पास जाते हुए कहती हैं, ओह तो तुम्हें पता है, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत हुई कि तुम उसे सजेशन दो। अगर वो ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा। तभी विंग कहता है, मदर
ये प्रोजेक्ट होगा। ये सुनकर वालिन कहती है लेकिन विंग तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, अगर नहीं करना चाहते तो तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल सके। ये सुनकर विंग स्माइल करके कहता है मदर डोंट वरी, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगा, और वैसे भी ये छोटी सी चीज़ है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। ये सुनकर वालिन कहती है ठीक है, और ये बोलकर वो विंग के शोल्डर को टैप करते हैं। फिर वो और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी शेयर होल्डर चैन की सांस लेते हैं। विंग और वालिन एक अपने ऑफिस में आते हैं। विंग का ऑफिस जो कि बिल्कुल न्यू था, वो यांग के ऑफिस में नहीं रह गया। हालांकि असिस्टेंट ने एडवाइस दी थी लेकिन विंग ने मना कर दी, वो अपने ही ऑफिस में आया था। विंग ऑफिस में आता है और वो वालिन को बैठाता है, उसके लिए कॉफ़ी मंगाता है और वो वालिन से पूछता है मदर क्या बात है, आप यहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है, क्या सब ठीक है ना। जिस पर वालिन कहती सब ठीक है, बस मैं देखने आई थी आखिर मेरा बेटा कैसे काम कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात उस गधे इडियट से हो गई। ये सुनकर विंग कहता है मदर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैनर्स। ये सुनकर वालिन कहती मैनर्स, बिना बात के कोई मैनर्स होते हैं। और फिर वो विंग के गालों को छूकर कहती है मेरा बच्चा कितना काम कर रहा है, बस एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद तुम फिर से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है नहीं मदर मैं खुश हूँ इसमें, वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे ये सब हैंडल करना ही था। वैसे क्या मदर अब ठीक है। जिस पर वालिन कहती है वो ठीक है, उससे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए उसने मुझे यहाँ भेजा है, और उसका भेजना बिल्कुल सही था, उसने सही कहा था। ये शेयर होल्डर सच में इनकी हिम्मत कैसी हुई, मैंने छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर विंग कहता है मदर काम डाउन। जिस पर वालिन कहती कैसे काम डाउन, इनकी हिम्मत कैसे, ये तुम्हें एडवाइस देंगे, इन्हें पता भी है तुम कौन हो। ये सुनकर विंग कहता है मदर उन्हें सब कुछ पता है, अब क्यों इतना जल्दी हाइपर हो जाती है। ये सुनकर वालिन कहते हैं हाइपर और मैं, और ये बोलकर वो फिर से सोफे पर बैठ जाती हैं। वो विंग को देखती है और पूछते हैं क्या तुम्हारे और वांग जी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना बच्चा। ये सुनकर विंग कहता है बिल्कुल नहीं मदर, हम तो बहुत खुश हैं। ये सुनकर वालिन कहते हैं चलो अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि ऑफिस के काम की वजह से तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। जो सुनकर विंग कहता है नहीं मदर ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी अगर फैमिली में दिक्कत आएगी तो हमें इस तरीके से काम करना होगा, और आप फिक्र मत कीजिए, वांग जी सब समझता है। ये सुनकर वालिन कहते हैं वो बहुत समझदार बच्चा है। फिर वो विंग को देखकर कहती है वैसे तुम जाओ और उसे पिकअप कर लो, उसके कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया है। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन मदर मेरा काम। जिस पर वालिन कहते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारी 2 मीटिंग्स मैं देख लूँगी, तुम जाओ और उसे पिकअप कर लो। और हाँ मैंने तुम लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट में तुम्हारी डेट फिक्स कर दी है, जाओ इंजॉय करो, आज का दिन तुम्हारा है। ये सुनकर विंग कहता है मदर लेकिन। जिस पर वालिन कहते हैं कोई लेकिन वेकिन नहीं, जाओ। जो सुनकर विंग अपनी मदर को हग करता है और वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। ये देखकर वालिन हंसते हुए कहती है ये अभी भी बच्चा है, और ये बोलकर वो फिर से अपने काम को करने लगती है। वो असिस्टेंट से सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है कि इतने टाइम में कंपनी में क्या क्या हुआ। असिस्टेंट सब कुछ बता देता है, वो कुछ भी वालिन से नहीं छुपाता क्योंकि उसे पता था छुपाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और वहीं वालिन सारी चीज़ें सुनती है। जब उसे पता चलता है कि शेयर होल्डर इतने टाइम से विंग पर इस तरीके से एटीट्यूड दिखा रहे थे, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने एंगर को काम डाउन करती है और फिर वो विंग की उन 2 मीटिंग्स को भी अटेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि अपनी कार लेकर सीधा वांग जी को पिकअप करने के लिए पहुँचता है। वो जैसे ही अपनी कार को उस कॉलेज के सामने रोकता है, बाहर आता है, सभी लोग विंग को देखकर ग्रीट करने लगते हैं। वो प्रोफेसर वी को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। उसके बाद वांग जी दौड़ते हुए आता है, वो किसी पर ध्यान नहीं देता और सीधा विंग को हक कर लेता है। ये देखकर विंग स्माइल करके कहता है लगता है मेरे किटी ने मुझे बहुत मिस किया। ये सुनकर वांग जी कहता है बहुत ज़्यादा मिस किया। अरे बोलकर वो बहुत क्यूटली स्माइल करता है। ये देखकर विंग भी स्माइल करता है। फिर वो वांग जी को कार में बिठाता है और वहीं वांग जी के दोस्त जो कि ये सब देख रहे थे, उन्हें तो यकीन नहीं हो रहे थे उनके प्रोफेसर भी इतने स्वीट हो सकते हैं किसी के साथ, और ये सोचकर उन लोगों को तो सदमा लग रहा था। वहीं कोई और था जो यह नज़ारा देख रहा था, उसके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी और वो और कोई नहीं बल्कि शुयांग था। शुयांग जो कि ये सब देख रहा था। तभी विंग की नज़र
शुएंग पर जाती है और वो वांग जी को कार में थोड़ी देर के लिए वेट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसे देखता है, वो भी विंग को फॉलो करता है अपनी नज़रों से। वो देखता है विंग शुएंग से बात कर रहा है। ये देखकर वांग जी कंफ्यूज हो जाता है। विंग फिर बाद में थोड़ी देर बाद कार में वापस आता है। वांग जी उसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर विंग पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सुनकर वांग जी अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास फोल्ड करता है और पाउट बनाकर पूछता है, पहले प्रोफेसर आप मुझे ये बताइए, आप उस न्यू प्रोफेसर को कैसे जानते हैं और आप उससे इतनी स्वीटली कैसे बात कर रहे थे? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। और ये बोलते हुए वांग जी अपनी आंखें छोटी करके, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, विंग को घूरने लगता है। उसका वो लुक देखकर विंग अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, बेबी मेरी जान लोगे क्या? इतने क्यूट क्यों लग रहे हो तुम इस तरीके से अगर मुझे देखोगे तो मैं सच में अपना कंट्रोल खो दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर वी। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड। जो सुनकर वांग जी कहता है, पहले बताइए। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ चलो ठीक है, ऐसे भी मैं अपनी बेबी से कुछ नहीं छुपा सकता। और ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स को हल्का सा किस करता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी वो कॉलेज के सामने थे। और ये देखकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं? हम कॉलेज के सामने हैं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? इस पर विंग कहता है, सबने देखा है, तुमने मुझे हक किया। ये सुनकर वांग जी के चिक्स हल्के से रेड होते हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि वो अभी भी विंग को घूरे जा रहा था। विंग फिर कार स्टार्ट करता है और वो वांग जी से कहता है, वो जो तुम्हारा न्यू प्रोफेसर है जिसका नाम शुएंग है। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ उनका नाम शुएंग है, उन्होंने बताया। जिस पर विंग कहता है, कुछ ज़्यादा ही ध्यान से नहीं सुन लिया तुमने? जो सुनकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर। जिस पर विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो वांग जी को बताना शुरू करता है, शुएंग और कोई नहीं बल्कि मेरा असिस्टेंट था। ये सुनते ही वांग जी कहता है, क्या? जिस पर विंग कहता है, काम डाउन, इस तरीके से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन वो असिस्टेंट कैसे हो सकता है? वो तो प्रोफेसर है ना? जिस पर विंग कहता है, हाँ वो प्रोफेसर है। तभी वांग जी कहता है, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी एक असिस्टेंट है ना, वो तो आपके लिए काम करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ वो मेरा असिस्टेंट है, लेकिन उससे पहले शुएंग मेरा असिस्टेंट था। वो एक्चुअली वो मदर के लिए काम करता था, लेकिन फिर वो मेरा असिस्टेंट बना। पर फिर उसके बाद उसे कुछ काम करना पड़ा, मुझे कुछ किसी वजह से उसे कॉलेज में भेजना पड़ा ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके, इसलिए वो कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन हो गया। वो सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कॉलेज में आया है। मैंने इसके बारे में मदर से बात की थी, उन्होंने एग्री कर दिया, और जब मदर फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगी शुएंग वापस आ जाएगा। ये सुनकर वांग जी का मुंह डब्बे की तरह खुल जाता है और कहता, क्या मतलब आपने अपने अपने पर्सनल असिस्टेंट को मेरा प्रोफेसर बना दिया ताकि मुझ पर नज़र रखी जा सके? और ये बोलकर वो विंग को बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। हालांकि वांग जी तो अपनी नज़र में विंग को घूर रहा था गुस्से से, लेकिन विंग को बहुत क्यूट लग रहा था, लाइक अ लिटिल किटन। और वो वांग जी कैसे देखता है, अपनी कार को रोकता है। अभी कार एक सुनसान जगह पर ही रुकी हुई थी। विंग वांग जी को उठाता है उसके सीट से और सीधा अपनी लैप में बैठाता है। ये देखकर वांग जी कहता है, प्रोफेसर ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पर विंग उसकी नोज़ पर हल्का सा बाइट करके कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना इस तरीके से बिहेव मत किया करो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, और जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ मेरा मन सिर्फ तुम्हें खाने का करता है। और अब चुपचाप मुझे खुद को खाने दो, वरना इस कार में कुछ और भी हो सकता है। ये सुनकर वांग जी क्या बड़े हो जाते और कहता है, प्रोफेसर ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने शेमलेस कब से हो गए? ये सुनकर विंग कहता है, मैं तो पहले से ही ऐसा था, बस तुम्हें पता नहीं चला और मैंने अपनी साइड किसी को दिखाई नहीं। अब तो मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरी हर साइड देखनी पड़ेगी वांग जी, ओह मेरे लिटिल किटन। और ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, जो कि ऑब्वियसली पाउट बने हुए थे, और विंग उस पाउट को खाने लगता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो प्रोफेसर वी को आंखें फाड़ कर ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने इस प्रोफेसर को क्या बोले। ये
ये कॉलेज में क्या था और बाहर क्या हो गया है। वहीं विंग जो कि वांग जी को किस किए जा रहा था, वो वांग जी की बैक को उस स्टीयरिंग व्हील पर प्रेस करता है। वांग जी जो कि वहाँ पर हल्का सा लीन होता है, उसके पैर जो कि अब विंग की फिस्ट के चारों तरफ रैप हो चुके थे और विंग उसे किस किए जा रहा था। उनके प्राइवेट पार्ट्स आपस में रब हो रहे थे, जिस वजह से विंग जो कि अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, उसका कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो रहा था और वो वांग जी को और भी एग्रेसिवली किस करने लगता है। उनका ये इंटेंस मोमेंट चल ही रहा था। पूरी कार में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग साउंड्स आ रही थी क्योंकि वांग जी की आधी शर्ट खुल चुकी थी और विंग उसे वहाँ पर किस वाइट और सक कर रहा था। विंग वांग जी को पूरी तरीके से खाने वाला था। अभी विंग पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तभी उन्हें किसी कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। ये सुनकर विंग अपने सेंसेस में वापस आता है। उसे एहसास होता है कि वो कार में क्या कर रहा है। वहीं वांग जी जिसका पूरा फेस रेड हो चुका था, वो बहुत मैसी कंडीशन में था। उसके बाल पूरी तरीके से बिखर चुके थे, उसकी आंखें हल्की हल्की भीग चुकी थी, उसकी पलकें जो कि भीगी हुई थी। उन्हें देखकर विंग एक पल के लिए फिर से अपने सेंसेस खो देता है। वो फिर से वांग जी के उन चेरी लिप्स को जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे, उन्हें फिर से किस करने लगता है। तभी फिर से हॉर्न की आवाज़ आती है और ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। आखिर कौन है जो उसके इतने क्यूट इंटेंस मोमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। वो पक्का आज उस पर्सन की जान ले लेगा। विंग जो कि ये सोचकर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन वांग जी का ये लुक उसे बार बार रोक रहा था। विंग पूरी हिम्मत जुटाता है, वांग जी को उठाता है, साइड में बिठाता है, उसके कपड़े ठीक करता है खुद, क्योंकि वो वांग जी को इस कंडीशन में अकेले कार में नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उसे देखकर विंग का पूरा कंट्रोल खोता जा रहा था। विंग कार से बाहर आता है, वो देखता है उसकी कार के पीछे एक कार है जो कि लगातार हॉर्न किए जा रही है। ये देखकर विंग गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से हॉर्न करने की। अगर तुम्हें निकलना है तो साइड से निकल जाओ ना। तभी उस कार से एक पर्सन की आवाज़ आती है, हे नेफ्यू, अगर तुम इस सुनसान रास्ते पर अकेले कार में कर क्या रहे हो। और ये बोलकर वो पर्सन बाहर आता है, जिसे देखकर विंग गुस्से से कहते हैं, ये पर्सन मेरा पीछा क्यों कर रहा है। हाँ, इस पर्सन को सच में उस दिन मुझे मार ही देना चाहिए था। विंग जो कि उस पर्सन को गुस्से से देख रहा था, तभी वांग जी भी कार से बाहर आता है। वांग जी ने अपना हुलिया काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था, अभी वो ठीक लग रहा था। वो बाहर आता है, उसने भी नेफ्यू वर्ड सुना था। वांग जी समझ चुका था कि ये पक्का विंग का कोई रिलेटिव है, इसलिए वांग जी खुद को प्रेजेंटेबल बनाता है ताकि वो उनके सामने अच्छे से प्रेजेंट हो सके। तभी वो पर्सन बाहर आता है जो कि और कोई नहीं, वॉशिंग था। वो बड़े ही मस्तानी चाल से चलते हुए कहता है, हे नेफ्यू, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ किसी ओमेगा के साथ हो। सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? क्या कुछ हॉट चल रहा था? और ये बोल कर वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था, स्वीट था, और अब तो उसके ओमेगा सेंट भी बाहर आ चुकी थी, क्योंकि विंग के साथ उस टाइम उसके ओमेगा सेंट थोड़ी सी बाहर आ चुकी थी। और अभी वांग जी के जो लिप्स है वो बिल्कुल हल्के हल्के सूजे हुए थे, जिस वजह से वो स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहे थे। और ये देखकर वॉशिंग अनजाने में ही अपने लिप्स को लिक करता है, और ये चीज़ विंग की नज़रों से बिल्कुल नहीं बचती। विंग गुस्से से कहता है, अपनी नीयत और नज़रें दोनों संभाल कर रखो। जो सुनकर वो पर्सन हल्का सा, यानी कि वॉशिंग हल्का सा हंसते हुए कहता है, ओ नेफ्यू, तुम्हें तो गुस्सा क्यों रहे हो? वैसे भी अगर तुम चाहो तो हम इसे साथ में टेस्ट कर सकते हैं। कौन है ये? काफ़ी ब्यूटीफुल है और लगता है बहुत हॉट भी है, और बेड पर तो बहुत सेक। और वो इससे आगे कुछ बोलता कि तभी उसके फेस पर एक पंच लगता है। वांग जी ये देख कर कहते हैं, विंग, लेकिन तब तक विंग कर चुका था। वो वाशिंग के फेस पर एक पंच मारता है। ये देखकर वाशिंग कहता है, वे वुशान। ये सुनकर विंग गुस्से से फिर से उसके फेस पर एक और पंच मार कर कहता है, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सब सोचने की तुम्हारी? मैंने कहा था ना, नजरें और नियत संभाल कर, लेकिन नहीं, तुम जैसा इंसान इसी लायक है। ये सुनकर वाशिंग हंसते हुए कहता है, ओह, बस बोलने से तुम्हारी ये कंडीशन होगी तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पर्सन तुम्हारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, मैं ना सही, वैसे कोई बात नहीं, पर
मैं ना सही कोई और तो इसे टेस्ट कर ही सकता है ना, तुमने तो शायद इसे टेस्ट कर लिया है, लेकिन अगर तुम एक बार मुझे चखने दो तो कोई बुराई नहीं है। ये सुनते ही विंग फिर से उसके फेस पर पंच मारता है और अब वो उसकी धुलाई शुरू कर देता है। विंग लगातार उसके फेस पर पंचेस किए जाता है और हॉशिंग वो सिर्फ हंस रहा था क्रेजीली। विंग उसे बहुत ज़्यादा मारता है जिससे हॉशिंग वहीं बेहोश हो जाता है। वो अकेला था कार में, इसलिए उसके बॉडी गार्ड्स वगैरह कुछ भी साथ में नहीं थे। विंग हॉशिंग को मारता है पर विंग फिर जैसे ही पलटता है वो देखता है कि हाँ जी वहाँ पर नहीं है। ये देखकर विंग कार में जाता है, वो देखता है कि कार खाली है, वांग जी वहाँ पर नहीं है। उसे वांग जी का फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। वहीं उसे कुछ कार्स की आवाज़ आती है जो कि बहुत स्पीड से वहाँ से निकल चुकी थी। ये देखकर विंग गुस्सा से कहता है हॉशिंग आई विल किल यू, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोल कर वो उधर देखता है तो वहाँ से हॉशिंग भी गायब हो चुका था। विंग गुस्से से अपने पैर को सीधा उस कार पर मारता और कहता मैं अपने वांग जी को तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है हॉशिंग, बहुत ज़्यादा बड़ी। और ये बोलकर वांग जी कार स्टार्ट करता है। विंग कार स्टार्ट करता है और अपनी कार को तेज़ी से भगाने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, वो अपने बालों को रफ़ किए जा रहा था। उसके बाल जो कि उसका उतना एंगर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वांग जी अगर कोई ख़तरा आए ये विंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब हॉशिंग ने विंग की लिमिट क्रॉस कर दी थी। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपना फ़ोन उठाता सीधा शुयांग को फ़ोन करता है। शुयांग जो कि एक रिंग में ही विंग का फ़ोन उठाकर कहता है हेलो विंग सर, बताइए क्या बात है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर विंग गुस्से से कहता है पता करो ये हॉशिंग कहाँ छुपा है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर शुयांग कहता है सर क्या हुआ है, आप प्लीज़ मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ये सुनकर विंग गुस्से से कहता है उस हॉशिंग के बच्चे ने वांग जी को किडनैप कर लिया है। और ये सुनते ही शुयांग कहता है व्हाट, लेकिन वो तो आपके साथ थे ना, इतनी जल्दी ये सब कैसे। तभी विंग कहता है वो मेरे साथ ही था लेकिन इस हॉशिंग ने उसे किडनैप कर लिया। जो सुनकर शुयांग कहता है सर प्लीज़ सब कुछ बताइए। ये सुनकर विंग उसे शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर शुयांग कहता है सर मैंने आपसे कितनी बार कहा है सिक्योरिटी लेके जाइए लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं। ये सुनकर विंग कहता है मुझे लेक्चर देना बाद में, पहले वांग जी को ढूंढो। जो सुनकर शुयांग कहता है ठीक है सर मैं देखता हूँ। फिर विंग अपने दूसरे असिस्टेंट को फ़ोन करता है जो कि वालन के साथ था। वो असिस्टेंट एक रिंग में फ़ोन उठा लेता है। विंग कहता है उस हॉशिंग के बच्चे का पता लगाओ। ये सुनकर वो असिस्टेंट पूछता है लेकिन सर, जिस पर विंग कहता है कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ढूंढो उसे। और ये सुनकर असिस्टेंट फ़ोन कट कर देता है। तभी वालन पूछती है क्या बात है, जिस पर असिस्टेंट कहता है बॉस मैम लगता है कुछ हुआ है। विंग सर बहुत गुस्से में लग रहे थे, मैंने आज से पहले उन्हें इतना ज़्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं हॉशिंग को ढूंढूं। ये सुनकर हॉलिन के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो शुयांग को फ़ोन करती है। शुयांग सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर हॉलिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने आप को संभालती है क्योंकि उनके कदम भी लड़खड़ा चुके थे। वो अपने असिस्टेंट को कहती है जल्दी से जल्दी ढूंढो वो हॉशिंग का बच्चा कहाँ पर है, और अगर वो मिले ना तो उसे ज़िंदा मत छोड़ना। इस बार उसकी सज़ा इतनी भयानक होगी कि वो उस टॉर्चर तक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अरे बोलते हुए वालिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो सीधा वहाँ से निकल जाती क्योंकि उसे ये बात यांग को बतानी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर किसी को वो नहीं मिला तो उसे यांग की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो यांग से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती, क्योंकि यांग को ये बात कैसे ना कैसे पता चल ही जाएगी। वहीं शुयांग जो कि हॉशिंग को ढूंढ रहा था, उसे हॉशिंग की लोकेशन ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि पता नहीं कैसे हॉशिंग ने अपनी लोकेशन हाइड कर दी थी। उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो सब एक ही जगह पर टारगेट कर रहे थे, जो कि उसका खुद का घर था। और शुयांग जानता था कि हॉशिंग कोई बेवकूफ़ नहीं है जो कि अपने घर के को टारगेट करेगा, अपने घर पर ही सारी चीज़ें रखेगा, सब लोगों को रखेगा। इसलिए शुयांग विंग को पहले बता देता है कि घर की तरफ आ रही है। विंग अपने कुछ लोगों को भेजता है, लेकिन घर पर कोई नहीं था, एक भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स कोई भी नहीं था, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पड़े हुए थे। ये देखकर विंग समझ जाता है कि वो हॉशिंग पता नहीं कहाँ है।
वहीं शुयांग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, जब कोई भी रास्ता नहीं निकलता। पूरे 2 घंटे हो चुके थे वांग जी को लापता हुए और किसी ने भी उसका पता नहीं चला। वहीं इस बारे में लान कुरान को भी और लानी को भी पता चल चुका था। लान कुरान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हालांकि वांग जी बहुत शरारती था, लेकिन उनका इकलौता बेटा था और वो वांग जी को इस कंडीशन में इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। लान कुरान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वहीं वालन जो कि हॉस्पिटल में यांग के साथ बैठी हुई थी, उसने यांग को सारी चीज़ें बताई। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने जितना पता था उसने सब कुछ बताया। वहीं ये सब सुनकर यांग जो कि सारी चीज़ें सुनते हैं, वो हॉलन की तरफ देखते हैं। हॉलन कहते हैं कुछ करो, जिस पर यांग कहते हैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा सब कुछ हैंडल कर सकता है। अरे बोलकर वो फिर से अपने बेड पर लेट जाते हैं। ये देखकर हॉलन गुस्से से कहते हैं आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो? वहाँ वांग जी लापता है, उसका कोई अता पता नहीं है और तुम इतने आराम से बैठी हुई हो। क्या क्या वांग जी को के लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? अगर वांग जी को कुछ भी हुआ ना यांग आई प्रॉमिस मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये सुनकर यांग कहती है जान तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें विंग पर यकीन नहीं है? मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है और वो हमारा खून है, फिक्र मत करो। वो उस वाशिंग को किसी भी बिल से ढूंढ कर निकालेगा और वो अपने प्यार को, अपने पार्टनर को कुछ भी हो जाए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। भूलो मत वो हमारा बेटा है और तुम तो जानती हो ना प्यार के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। ये सुनकर वालिन कहती है लेकिन फिर भी वो विंग अभी नया है इन सब में। जिस पर यांग हल्का सा हंसकर कहती है नया है, लेकिन भूलो मत उसके अंदर खून किस चीज़ का है। और ये बोल कर वो हॉलिन की तरफ देखते हैं, जिस पर हॉलिन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या गोल गोल बातें कर रही हो। ये सुनकर यांग कहती है बस फिक्र मत करो सब ठीक है। और ये बोल कर वो आराम से वहीं बैठ जाती हैं। तभी उसके पास विंग का फ़ोन आता है। ये देख कर यांग फ़ोन उठाते विंग गुस्से से कहते हैं मदर वांग जी का पता नहीं चल रहा। और ये बोलते हुए विंग अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहा था। विंग जितना गुस्सा था वो उतना उससे भी कई गुना ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे डर लग रहा था कहीं वांग जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वहीं ये सुनकर यांग एक गहरी सांस लेकर कहती है विंग पहले अपने माइंड को रिलैक्स करो। ये सुनकर विंग कहता है लेकिन मदर, जिस पर यांग कहती है कहा ना रिलैक्स। जो सुनकर विंग गहरी सांस लेकर कहते हैं प्लीज़ मदर। जो सुनकर यांग कहते हैं तुम हाशिम को बहुत अच्छे से जानते हो। जो सुनकर विंग कहता है लेकिन मैं तो उनसे कभी मिला ही नहीं। ये सुनकर इस पर यांग कहते हैं पर तुम जानते हो ना बचपन में तुमने उसके साथ कुछ किया था, याद करो, और वही चीज़ तुम्हें उस तक पहुंचा सकती है। ये सुनकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है मदर प्लीज़ बात गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। जो सुनकर यांग कहते हैं मैं गोल गोल नहीं सीधी बात कर रही हूँ। तुमने बचपन में उसकी बॉडी में गलती से एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था। उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करो जो कि अभी भी तुम्हारे फ़ोन में है। इस सुनते ही विंग को याद आता है हाँ उसने बचपन में खेल खेल में ऐसा किया था, जहाँ यांग ने एक छोटा सा डिवाइस मंगवाया था जो कि विंग ने गलती से वाशिंग की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। वाशिंग उसकी वजह से 2 दिन तक बेहोश रहा था और उस दिन उससे विंग पर बहुत गुस्सा आया था और उसने विंग पर हाथ भी उठा दिया था। और ये देखकर हॉलन को बहुत गुस्सा आया था और उसने वाशिंग को घर से निकलवा दिया था। और इसी के बाद से वाशिंग यांग और हॉलन और विंग इन तीनों से हद से ज़्यादा नफरत करने लगा। वही ये चीज़ जैसे ही विंग को याद आती है विंग कहता है थैंक यू सो मच मदर। ये सुनकर यांग कहते हैं मुझे थैंक्स नहीं वांग जी चाहिए, सही सलामत लेकर आओ मेरे सन इन लो को। ये सुनते ही विंग कहता है ज़रूर। और ये बोलकर विंग फ़ोन रख देता है। वो जल्दी से अपने फ़ोन को देखता है, चेक करता है और थैंक गॉड उसके फ़ोन में अभी भी वो ट्रैकिंग डिवाइस था। विंग जल्दी से उसे ऑन करता है और उसे वाशिंग की लोकेशन मिल जाती है। विंग अपनी कार को बहुत स्पीड से ड्राइव करता है। ड्राइव करते करते वो एक जंगल में पहुंचता है। ये जगह बिल्कुल खाली थी। विंग ने अपनी लोकेशन और ये सब कुछ शुयांग और अपने दूसरे असिस्टेंट को सबको भेज दिया था। ये सब यांग के पास और लैन कुरैन के पास सबके पास जा चुकी थी ताकि विंग के पास सपोर्ट रह सके, क्योंकि अब विंग ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिस वजह से वांग जी की जान पर खतरा हो। विंग उस जगह पर पहुंचता है और वो उस घर के अंदर जाता है। और अभी हम कुछ टाइम पहले देखते हैं, यानी कि करीब 2-3 घंटे पहले, जब वांग जी और
विंग अपनी कार में से बाहर आ चुके थे और विंग वाशिंग को पीट रहा था। उस वक्त वांग जी ये सब देख रहा था। तभी कोई पर्सन वांग जी के पीछे आता है। वांग जी को एहसास होता है और वो कुछ रिएक्ट करता है। उससे पहले ही कोई वांग जी के फेस पर एक रुमाल रख देता है, जिससे वांग जी बेहोश हो जाता है। वो पर्सन वांग जी को बड़े ही आराम से उठाता है और सीधा कार में डालता है और कार को बहुत धीमी गति से वहाँ से निकाल लेता है। ये कार बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। वहीं जब विंग उस वाशिंग को मारकर पीछे पलट कर देखता है, वांग जी वहाँ पर नहीं था। और वहीं एक और पर्सन जो कि डिग्गी में था, वो बाहर आता है कार की डिग्गी से और वो वाशिंग को उठाता है और उसे कार में डालता है और कार स्टार्ट कर देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी जो कि कार में बेहोश था, उसकी आंखें करीब आधे घंटे बाद खुलती हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब सी जगह पर थी। ये जगह किसी खंडर की तरह लग रही थी। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है। उसके हाथ किसी लोहे की चीज़ से बंधे हुए थे। ये चेयर के साथ ही लगे हुए थे। वांग जी के पैर भी बंधे हुए थे और उसके कमर भी। वांग जी ये देखकर अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी हिला नहीं पाता। वो देखता है कि उस रूम के बेड पर हॉशिंग लेटा हुआ है। ये देखकर विंग शॉक होता है और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो कि हॉशिंग को ट्रीट कर रहे थे। वो उसे बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि विंग ने लिटरली उसे बहुत ज़्यादा मारा था, जिस वजह से उसके नाक तक टूट चुकी थी और उसके लिप्स के पास से भी कट लग चुका था, जहाँ से ब्लड आ रहा था और उसके 2-3 दांत भी टूट चुके थे। डॉक्टर उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग उसके बॉडीगार्ड्स को वांग जी उनके बॉडीगार्ड्स को देख कर कहता है, ओ हेलो, खोलो मुझे, क्या चल रहा है ये सब, और तुम लोग हो कौन, और ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। जो सुनकर वो बॉडीगार्ड वांग जी को देखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर वांग जी कहता है, तुम बहरे हो क्या, तुम सबके सब कुछ बोलो। तभी वहाँ एक मेड आती है जो कि वांग जी के सामने जूस रखती है और उसमें एक स्ट्रॉ डालती है। वांग जी ये देखकर कहता है, हे मेरे हाथ खोलो। जिस पर वो सर्वेंट कोई जवाब नहीं देती और जूस को के स्ट्रॉ को सीधा वांग जी के माउथ के पास करती है, ताकि वांग जी उसे पी सके। देखकर वांग जी उस स्ट्रॉ को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है और गुस्से से कहता है, इसे लेकर जाओ और बताओ कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। पर वो लोग उसे कोई जवाब नहीं देते। ये देख कर वांग जी गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वांग जी कुछ टाइम तक चिल्लाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर जब कोई जवाब नहीं देता वांग जी भी शांत हो जाता है। वो ऑब्जर्व करता है यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। वांग जी ने बहुत सारी मूवीज़ देखी थी और उसे पता था किडनैपिंग के बाद क्या होता है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैं कितने आराम से अपने हस्बैंड के साथ था, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ उठा लाए। फिर वो वॉशिंग की तरफ देखकर कहता है, और ये इंसान ये यहाँ क्यों लेटा है। इसकी और विंग की कन्वर्सेशन से तो मैं समझ चुका था, विंग और इसका रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये रिश्ते में शायद उसका कोई रिलेटिव है, लेकिन लगता है इनकी बनती नहीं है। इस वजह से विंग ने इसे इतना मारा और ये मुझसे किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा था, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। फिर वांग जी अपने मन में कहता है, ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। उस इंसान ने कहा था कि वो मुझे चखना चाहता है। आखिर उसका कहने का मतलब क्या है, चखने का मतलब, मैं कोई खाने की चीज़ नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड का हूँ। और ये सोचकर वांग जी गुस्से से वॉशिंग की तरफ देखता है, जो कि बेड पर बेहोश लेटा हुआ था, क्योंकि उसे अभी तो होश आने वाला था नहीं। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मेरे हाथ। फिर वो खुद से कहता है, हाँ ये इंसान, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या इनके मुंह में ज़बान नहीं है। हाँ, और ये बोलकर वांग जी अपने मन में ही ड्रामेटिकली साय करता है। फिर वो खुद को देखता है और फिर से अपने मन में कहता है, ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं, मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, इतना गॉर्जियस हूँ, क्या ये लोग मेरे साथ कुछ करेंगे। हाँ वांग जी ये तो क्या सोच रहा है, भूल मत तो मैरिड है। वांग जी फिर खुद से कहता है, हाँ मैं मैरिड हूँ, लेकिन ये लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं। अगर कोई किसी को किडनैप क्यों करता है, इतना हैंडसम और क्यूट ओमेगा किसी को भी दिख जाए वो तो पागल ही हो जाता है, कि मेरे प्यार में पागल हो गए हैं। वांग जी ये तुम क्या वाहियात सोच रहे हो। वांग जी जो कि हर चीज़ खुद के मन में सोच रहा था, खुद पर ही चिल्ला रहा था, वो ये सब कर ही रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता और कब 2 घंटे हो जाते हैं, वांग जी को पता भी नहीं चलता। वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आते हैं जाते हैं, वांग जी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी वांग जी को कोई जवाब नहीं देता।
दो घंटे बाद हुआशिंग को धीरे धीरे होश आता है। वो अपनी आंखें खोलता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि विंग ने उसके दांत जो तोड़े थे और उसे मुंह खोलने में भी बहुत दर्द हो रहा था। वो वांग जी को देखता और कहता ये कौन ये देखकर वांग जी को हंसी आ रही थी, उसकी लैंग्वेज, और वांग जी देखकर हंसने भी लगता है। ये देखकर हुआशिंग गुस्से से कहता है ये देखकर वांग जी कहता है, हो अंकल पहले अच्छे से बोल तो लो। और ये बोलकर वांग जी हंसते कहता है, तुमसे अच्छा तो कोई 5 साल का बच्चा बोलता है, हाँ तुम्हारी जबान। और ये बोलकर वांग जी फिर से हंसने लगता है। ये देखकर वाशिंग कहता है, ये देखकर विंग कहता है, ये देखकर वांग जी कहता है क्या मजाक है। और वो उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहते हैं, देखो तुम्हारा मास्टर ये तो तोतला भी नहीं है, इसकी जबान तो देखो। ये बोलकर वांग जी जोर जोर से हंस रहा था। वांग जी के हंसने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी और वाशिंग अपनी आंखें फाड़ कर इस पर्सन की तरफ देख रहा था। मतलब सीरियसली ये पर्सन विंग का हस्बैंड है, इसकी बात है, इसकी टंग कितनी शार्प है। वही वांग जी ये सब देख कर कहता है, ओह हेलो, मुझे से घूरना बंद करो, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना तो वो पक्का तुम्हारे बाकी के दांत भी तोड़ देगा, फिर तुम बोलते रहना आ आ आ आ और ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। वो ख्वाशिंग का पूरा मजाक उड़ा रहा था और ख्वाशिंग गुस्से से तिलमिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अभी वांग जी को जान से मार देगा। वो अपनी जगह से उठता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि विंग ने कम से कम उसके हाथ पैर तो सही सलामत छोड़े थे। ख्वाशिंग वांग जी के पास आता है, गुस्से से वांग जी का कॉलर पकड़ के कहता है, यू यू और ये देख कर वांग जी कहता है, हाँ मैं, और 1 मिनट पहले मेरा कॉलर छोड़ो, इस तरीके से किसी ओमेगा को टच करना गलत बात है। और ये सुनकर ख्वाशिंग जल्दी से ख्वाशिंग गुस्से से वांग जी के फेस को, उसके गालों को दबाते हुए कहता है, यूँ, और फिर वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है जैसे कह रहा हो तुम बोलो, मेरी जगह तुम बोलो। सुनकर वो बॉडीगार्ड अपने सर को हिलाता है और वो ख्वाशिंग की तरह उसकी एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम यू लिटिल इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर से इस तरीके से बात करने की। सुनते ही वांग जी चौंक कर कहता है, ओह तुम्हारे मुंह में ज़बान है, हो थैंक गॉड, मुझे लगा इस पागल इंसान ने तुम सबकी ज़बान काट दी है। चलो भगवान की दया से तुम सबकी ज़बान तो सही सलामत है, लेकिन 1 मिनट, इतनी देर से मैं गला फाड़ फाड़ कर बोले जा रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिया। 1 मिनट, क्या तुम लोग बहरे हो? क्या तुम्हें सिर्फ इशारों की लैंग्वेज समझ में आती है? और ये सुनकर वो बॉडीगार्ड कहता है, नहीं, हम सब सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा इस पागल इंसान ने तुम्हारे कान में गर्म तेल डाल दिया और तुम लोग बहरे हो गए हो। वहीं ख्वाशिंग आगे बढ़ कर देख रहा था, ये विंग का हस्बैंड है। वो कहता है अपने मन में, कहता है, ये पागल इंसान क्या सच में विंग का हस्बैंड है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में ये भी खानदान से ही बिलोंग करता है, बिल्कुल पूरे कसाईयों वाले गुण है इसके अंदर। और ये सोच कर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी उन्हें बाहर एक कार की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती है। ये देखकर वाशिंग अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आखिर अब कौन आया है। और हाँ, इस कहानी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका लास्ट पार्ट है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो ना भूलें, और आप शेयर भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।